Hello students, today we are going to start with the importance of business environment. हमने लास्ट क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था. उसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो बताया था. आज की क्लास में जो है हम इम्पोर्टेंस देखेंगे और कुछ एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो देखेंगे. इसके बाद जो वीडियोस आएंगी जब ये चैप्टर कवर हो जाएगा उसके बाद मैं जो है एक केस स्टडी की जो वीडियो है वो बनाऊंगी, क्योंकि केस स्टडी का जो वेटेज होता है वो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो केस स्टडी के बेसिस पे बनते हैं. तो केस स्टडी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज़ें आपको जो है केस स्टडी में पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगी. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं. आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैम हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको वो टॉपिक जो है समझा दूंगी. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. जब हमारा जो बिजनेस के बाहर का जो एनवायरनमेंट है हमें वो देखना पड़ता है कि वो हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करना ज़रूरी है कि बाहर हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी स्कैनिंग करना. तो ये हमारे इन्वायरमेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस हैं वो हम पढ़ेंगे. पहला है helps firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बताई थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर बाहर कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अगर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है कुछ तो उसको ग्रैब कैसे करना है ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे पहले आप वो अपॉर्चुनिटी ले सकें. ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज से बहुत टाइम पहले जब मारुति जब नया नया आया था इंडिया के अंदर तब छोटी गाड़ियां नहीं बनती थी, छोटी और प्लस जिसके अंदर सारे फीचर्स हो. उससे पहले ना एम्बेसडर्स चलती थी. ठीक है, तो वो जो मिडिल क्लास पर्सन था ना वो अफोर्ड नहीं कर पाता था उन कार्स को. तो मारुति ने क्या करा, मारुति ने लोगों की नीड्स देखी, मिडिल मैन्स की नीड देखी कि भाई जो मिडिल मैन्स है उनको भी मतलब कार की ज़रूरत तो है, ठीक है, तो उनको भी कार का फ़ायदा मिले. तो मारुति ने क्या करा, ये देखा कि बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में आके जो है कार सेल आउट करें या कुछ भी करें उससे पहले जो ये इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमें उनसे पहले जो है ऐसी गाड़ी निकालनी है जिससे हमारा कस्टमर जो है हमसे गाड़ी खरीदे. तो एक वो मूवर एडवांटेज था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि पहले से पहले उस चीज़ को जो है आपने उस चीज़ का फ़ायदा ले लिया, उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया. तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये कहता है कि आपको आपके इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी. अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके कस्टमर के प्रेफरेंसेस में, उसके टेस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई फैशन में चेंज आ रहे हैं, तो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो ताकि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे ना निकल जाए. ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. अब इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसी अर्ली वार्निंग सिग्नल है जिससे मतलब पता चल जाए कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर बाहर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो हमारे बिजनेस में भी उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. कोई भी ऐसा थ्रेट है, ठीक है, कोई भी ऐसा थ्रेट है, कोई डेंजर है, कोई खतरा है जैसे, तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है इफेक्ट हो सकता है, तो उस थ्रेट को या उस चीज़ को आप पहले से ही स्कैन कर लो. आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ हमारे इन्वायरमेंट में ये चेंजेस आने वाले हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को जो है आप पहले से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे बाहर की कोई कंपनी है, MNC मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में सेटअप होने वाली है, तो और वहाँ पे इंडियन कंपनी भी है एक जो वही सेम प्रोडक्ट जो है इंडिया में सेल आउट कर रही है, जैसे पतंजलि. ठीक है, तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि बाहर की कोई कंपनी ऐसे आने वाली है जो इंडिया में सेटअप हो जाएगी और वो हमारा मार्केट जो है कैप्चर कर लेगी, तो उससे पहले क्या करेगी जो कंपनी इंडियन कंपनी है
बाहर की कंपनी को आने से पहले ही वो क्या करेगी, अपने क्वालिटी जो गुड्स हैं, वो जो क्वालिटी है जो उनको इंक्रीज़ करेगी, प्राइस जो है काफ़ी हद तक जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगी, ऐसे ऑफर्स देगी कस्टमर्स को ताकि वो अट्रैक्ट हो। तो ऐसे ही कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल है जो आपको लग रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो उससे पहले ही आप ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी चीज़ें फॉर्म करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उससे आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे जब बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही थी तो उससे पहले ही इंडियन कंपनी ने क्या करा, जो यहाँ की इंडिया की कंपनी है उसने क्या करा, भाई हम बाहर की कंपनी को अंदर नहीं आने देंगे। अगर वो आ भी गई, उसने सेटअप भी कर लिया, रोक तो कोई सकता नहीं, अगर आ भी गई उसने सेटअप कर ली, ठीक है, तो हम अपने कस्टमर्स को ना इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे, हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, हम जो गुड्स की सप्लाई है वो अच्छे से रखेंगे, मतलब सारी चीज़ अच्छे से करेंगे ताकि वो जो एमएनसी आ रही है वो हमसे हमारा मार्केट कैप्चर ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे आपके मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें डिमांड में हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ता है, आगे जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करना पड़ता है या मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड जो है वो बाहर मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में, मार्केट में बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की। आपको पता है जब डिमांड ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब डिमांड ज़्यादा उस चीज़ की बढ़ती है तो हम भी या तो वैसा गुड्स वो करने लग जाएंगे, प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, ये तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज आप कलेक्ट करने लग जाओ जिसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज आप कलेक्ट करने लग जाओ जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, और आप जो है अपने कस्टमर्स को ऐसे रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड कराओ। ऐसे रिसोर्सेज को आप कलेक्ट करो जिससे आपका रॉ मटेरियल बने, आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो और उसके बाद आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है आगे मार्केट में है जो सेल आउट करो। हमें रिसोर्सेज ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो आगे हमारे मार्केट में ज़्यादा डिमांडेड हैं। ठीक है, आपको ऐसे रिसोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो आगे के मार्केट में ज़्यादा डिमांडेड है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आप देख लीजिए, आपके मास्क, आपके सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें आई थिंक जो बाकी की चीज़ें हैं नेसेसरी आइटम्स में भी अब ये चीज़ कवर हो रही है। ठीक है, सैनिटाइजर्स एंड मास्क क्यों कवर हो रही है, क्योंकि आज की डिमांड ही यही है। ठीक है, आज की डिमांड ये है कि ये हमारे नेसेसरी आइटम्स में कवर होगी, ये हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आया, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मार्केट में डिमांड किसकी बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस करें। उसके बाद हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। अब जैसे ही आपके इन्वायरमेंट में जो है चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। ठीक है, फास्ट एंड फास्ट जो है चेंजेस आते हैं आपके बिजनेस के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको उन चेंजेस को स्कैन करना पड़ेगा। उन चेंजेस को आपको अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कोई बाहर एनवायरनमेंट में चेंज आया, आपको वही चेंज अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके आ पाओगे तो आप लोगों से पीछे रह जाओगे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप लैग कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, Today changes are taking place very fast and these changes have great impact on business. So it is essential to understand these changes as early as possible. Business environment scanning helps the companies to scan and understand these changes with environment scanning. अब यहाँ पे एक business environment scanning की टर्म है जिसमें क्या होता है, आपको आपके environment को स्कैन करना पड़ता है कि बाहर क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब आप अपने बिजनेस के अंदर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई भी आप पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजी आप ऐसी बना रहे हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज या प्लान्स जो भी हैं वो सारी आपके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं उनको माइंड में रख के ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसी प्लानिंग बनाई है जो बाहर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अगर कस्टमर के प्रेफरेंसेस में, उनके टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और आप उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी फॉर्म कर रहे हो, आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब है
अगर आप कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, अगर आप कंटिन्यूसली जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, आप ये देखते रहोगे कि हमारे बिजनेस में क्या, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आप उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर लोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो अप टू डेट रहेगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन जो है डे बाय डे इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारे जो थे वो इम्पोर्टेंस थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों करना चाहिए, ठीक है, हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग क्यों करनी चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है। तो ये रीजंस थे भाई, हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पहले से पहले मिल जाए, ठीक है, रिसोर्सेज जो हम कलेक्ट कर रहे हैं जो हम रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होनी चाहिए, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डिमांड कुछ और चल रही है और आपने जो है रॉ मटेरियल कुछ और जो है प्रोड्यूस कर रखा है, वो तो फिर सेल आउट ही नहीं होगा आगे। तो ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंस थे वो बिजनेस एनवायरनमेंट के थे। नेक्स्ट जो है हम एलिमेंट्स देख रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो यहाँ पे जो है 5 बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं आपके, 5 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के मान लीजिए टाइप्स हैं। तो पहला है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है आपका सोशल एनवायरनमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। ये 5 एनवायरनमेंट है, इन 5 में से सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ बनती हैं इस चैप्टर में लेके। ठीक है, वो आपको एक पर्टिकुलर केस स्टडी दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये जो 5 बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। आज की क्लास में मैं 2 बताऊंगी, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के बाद के 3 करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था कि आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जनरल और एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक। जनरल में हमारे कौन कौन से आते हैं, जनरल मतलब जो सारी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक पे डालेंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे हमारा इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ये सारे इफेक्ट डालेंगे। वहां पे मैंने दूसरा ही बताया था आपको स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे आपके इन्वेस्टर्स, आपके सप्लायर्स, आपकी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तो नहीं है, तो वो डायरेक्टली अगर बाहर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, आपके सप्लायर आपसे सप्लाई नहीं ले रहे हैं, या इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं हमें हमारा पैसा वापस दो जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये लोग, इन लोगों ने डायरेक्टली अगर आपके बिजनेस के अंदर इफेक्ट डाला तो इससे बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस को नुकसान होता है। तो ऐसे ही 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एक तो है हमारा जनरल और एक स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसमें हम बेसिकली जनरल वाले पढ़ते हैं। जनरल में कौन कौन से आते हैं आपके, जनरल में मैंने बताया वो सारे जो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे लगेंगे, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ा। और वो कौन से हैं, पहला है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब आपकी इकोनॉमी में जो चेंज आ रहा है, आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी इंडियन इकोनॉमी है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस फोर्स की वजह से आपके बिजनेस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जैसे मान लीजिए हर साल हमारा बजट आता है फरवरी में, हमारा हर साल हमारा, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है कुछ नई चीज़ें लेके आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नई चीज़ें आती है, उसमें नई पॉलिसीज़ बनी हुई होती है, तो वो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब देखो हर साल क्या बजट आया, उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो नेशनल इनकम होती है, आप इकोनॉमिक्स में जो है नेशनल इनकम पढ़ोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ोगे, जीडीपी निकालोगे आप इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपकी नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम होती है हमारी पूरे हमारे नेशन की, हमारे पूरे इंडिया की जो इनकम होती है उसे बोलते हैं हम नेशनल इनकम। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, इन इकोनॉमिक चीज़ों की वजह से जो हमारे बिजनेस के अंदर इफेक्ट पड़ता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया, जैसे इंटरेस्ट रेट कौन सा, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, आरबीआई बनाती है इंटरेस्ट रेट, हर बैंक्स के जो होते हैं प्राइवेट बैंक के, उनके अपने अपने इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इन इंटरेस्ट रेट की वजह से भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे पे कैसे पड़ेगा, अगर हमने लोन लिया है एक बैंक से तो भाई हमें उसके बदले उसे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ रहा है, तो उसके पास क्या जा रहा है, उसके पास तो पैसा जा रहा है हमारा।
ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट की वजह से या इन्फ्लेशन रेट्स, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइजेस जो होती है, जो आपकी प्राइजेस हैं मार्केट में, जो प्राइस चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, अगर वो प्राइजेस सारी कम हो गई उसे क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सारी चीज़ें होती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ अ सोसाइटी इन विच बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट। कोई भी कस्टम है, वैल्यू है, ट्रेडिशन है, हमारे बहुत सारे ट्रेडिशन है इंडिया के। हर मान लीजिए अब हर 2-3 महीने में कोई ना कोई नया फेस्टिवल आ जाता है, हर महीने में कोई नया फेस्टिवल आ जाता है। तो हमारे जो कस्टम्स, जो हमारे ट्रेडिशंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे जो इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए दिवाली आ गई तो बहुत ज़्यादा स्वीट्स जो है वो बन रही हैं और स्वीट जो है सेल आउट हो रही है, तो वो बिजनेस का ही तो पार्ट है। ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम, सोशल। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी की वजह से, कंज्यूमर्स की वजह से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये थे आपके 2 एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमने देखे अभी, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक मतलब जो आपकी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट्स हो गया, या नेशनल इनकम हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इनकी वजह से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और सोशल, सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स हैं आपके, या ट्रेडिशंस हो गए, उनकी वजह से कोई अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सोशल एनवायरनमेंट। बाकी के जो इन्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।